नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीटीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम जायसवाल हीरो। सभी ग्राहकों को दशहरा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक नई शुरुआत हीरो के भरोसे के साथ इस त्योहार दीजिए अपनी जिंदगी को एक नई रफ्तार और जुड़िए 9.5 करोड़ हीरोज के साथ। कम शुरुआती डाउन पेमेंट ₹4,999, फेस्टिव कैश बेनिफिट्स ₹7,000 तक, कम ब्याज दर 6.99%, फेस्टिव कैश बेनिफिट्स ₹2,100 तक, कैश डिस्काउंट ₹3,000 तक, एक्सचेंज टॉपअप बेनिफिट्स ₹2,000 तक, लॉयल्टी टॉपअप बेनिफिट्स ₹2,000 तक, कारपोरेट टॉपअप बेनिफिट्स ₹7,500 तक का पेटीएम कैशबैक। हीरो HF डिलक्स, हीरो डेस्टिनी 125 हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335। नगर पालिका कर्मियों की हड़ताल हुई समाप्त। कलेक्टर के आश्वासन के बाद समाप्त हुई हड़ताल। कलेक्टर आर्य ने की हड़तालियों से समस्याओं पर चर्चा। मौके पर ही नगर पालिका अधिकारियों की लगाई क्लास। कहा सम्मान करो तो मिलेगा सम्मान। भाजपाइयों ने मनाई दीपावली, जीत का मनाया जश्न। प्रदेश के उपचुनावों के परिणामों को लेकर जताया हर्ष। आतिशबाजी और मिठाई खिलाकर मनाया जीत का जश्न। उपचुनावों में भाजपा का लहराया परचम। पीजी महाविद्यालय में सीटें बढ़ाए जाने की मांग। एडमिशन न मिलने पर विद्यार्थियों ने सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर दीपक आर्य के नाम रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। छात्रों ने कहा नहीं मिला एडमिशन तो करेंगे आंदोलन। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले 9 नवंबर की प्रातः से नगर पालिका के विनियमित कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की प्रारंभ हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल 10 नवंबर को नगर पालिका प्रशासक एवं कलेक्टर दीपक आर्य के दखल के बाद समाप्त कर दी गई। इस दौरान नगर पालिका प्रशासक ने मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष सहित नगर पालिका कर्मियों के एक दल को बुलाकर उनके विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। चर्चा के दौरान प्रशासक आर्य नगर पालिका के विभागीय कर्मचारियों पर नाराज भी दिखाई दिए। उन्होंने कड़े शब्दों में विभागीय अधिकारियों को कहा कि सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा। बता दें कि 2 महीने वेतन सहित अन्य 9 सूत्री मांगों को लेकर नगरपालिका के विनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले नगरपालिका कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ की थी। 9 नवंबर से प्रारंभ हुई हड़ताल के चलते पहले ही दिन हड़ताल का असर नगर में दिखाई भी देने लगा था। नगर की अधिकांश गलियां सहित चौक चौराहों में एकत्रित गंदगी नगर पालिका के सफाई कर्मियों की बेरुखी की दुहाई देते हुए नजर आई। जबकि 10 नवंबर को हड़ताल के समाप्त होने के बाद भी गंदगी का यही आलम दिखाई दिया। हालांकि एक ही दिन के हड़ताल के बाद नगरपालिका प्रशासक एवं कलेक्टर दीपक आर्य ने नगरपालिका कर्मियों की मांगों को संज्ञान में लेते हुए 10 नवंबर को नगरपालिका पहुंचकर मजदूर संघ के पदाधिकारियों और नगरपालिका कर्मचारियों से मांगों के संबंध में विस्तृत चर्चा की। हम लोगों को है तो हम लोगों को कैसे होता है, सभी सरकारी कर्मचारी वैसा होता है अपना कि अपन जैसे किसी शहर में रहेंगे तो अपन सिटी अलाउंस अलग मिलेगा, किसी शहर में अलग मिलेगा, तो हम थोड़ा ज़्यादा 1000-2000 का अंतर होता है। 1000 भी नहीं होगा, 500 से लेकर 800-1000 का अंतर होगा। इतना अंतर शहरों कर्मचारी का होता है। स्टेट पे तो ऐसा ही होता है सर। ऐसा नहीं है, सुनो, पेमेंट काम के हिसाब से होना चाहिए। जब हम शहर के हिसाब से 6 घंटा 8 घंटा काम कर रहे हैं ना, आपको पैसा भी नहीं मिल रहा है, आप किसी भी शहर में पूछ लीजिए। नहीं सर, बाकी इस दौरान नगरपालिका प्रशासक दीपक आर्य ने नपा कर्मियों को बताया कि सभी कर्मचारियों का वेतन उनके खाते में पहुंच चुका है। मात्र गार्डन के कर्मचारियों का वेतन अभी भुगतान नहीं हुआ है, जो कि 2 दिन में उनके खातों में आ जाएगा। नगरपालिका प्रशासक ने नगरपालिका कर्मचारियों की विभिन्न मांगों का निराकरण मौके पर ही करते हुए उन्हें आश्वस्त कराया कि उनकी हर समस्या का ध्यान रखा जा रहा है। इस दौरान हड़तालियों ने ईपीएफ के मामले में नगरपालिका के लेखा अधिकारी के द्वारा
कोई जानकारी नहीं दिए जाने की जानकारी नगरपालिका प्रशासक दीपक आर्य को दी, जिसके बाद प्रशासक आर्य ने त्वरित ही लेखा अधिकारी को मौके पर बुलाकर फटकार लगाते हुए कहा कि कर्मचारियों को उनके वेतन संबंधी समस्त जानकारी जानने का अधिकार है, इसलिए उनकी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी छुपाई न जाए। उन्हें उनके ईपीएफ की जानकारी तत्काल ही उन्हें दी जाए। अब मुझे तो बोलने दो, अब आपने बोल दिया, सुन लिया मैंने आपको। देखो ये आप सभी सभी लोग सुन रहे हो, सम्मान सबका जरूरी है। आप लोगों सबसे तभी से बात करना, किसी की ये शिकायत मुझे नहीं आनी चाहिए आपने अपमान से बात किया, ठीक है ना। अपमान किसी का नहीं करना है। आप वो भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हो सकता है आप परेशान हो, लेकिन वो भी काम करके आ रहे हैं तो वो भी परेशान हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से बात करेंगे तो कम से कम ये बात की स्थिति नहीं बनेगी, है ना। आदमी को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आदमी स्वीकार कर लेते हैं, अपमान सहन नहीं करता आदमी कोई भी, तो अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा तमीज से अच्छे से बात करें, जब भी कोई आए अच्छे से बात करो। प्रदर्शनकारियों को उनकी समस्याओं पर आश्वस्त कराने के बाद मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष ने हड़ताल को स्थगित करने का ऐलान भी नगरपालिका प्रशासक एवं कलेक्टर दीपक आर्य के सामने किया, जिसके बाद नगरपालिका कर्मचारी भी अपने अपने घरों की ओर लौट गए। मामले में कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि नगरपालिका की दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की कुछ समस्याएं थी, जिसका निराकरण कर दिया गया है। कुछ मांगे शासन स्तर की हैं, जिसे शासन स्तर से पूरा कराने के प्रयास किए जाएंगे। वर्तमान में कर्मचारियों के खाते में 2 माह का वेतन डाल दिया गया है, जिसके तहत हड़ताल समाप्त कर दी गई है। 11 नवंबर से सभी कर्मचारी अपने कार्यों पर आएंगे। जो नगरपालिका के सफाई कर्मी थे उनकी कुछ मांगे थे, उनमें प्रमुख मांग थी कि उनको कलेक्टर दर में वेतन दिया जाए। क्योंकि कलेक्टर दर निर्धारित हुई है तो अगले माह से उनको बोला गया कि अगले माह से उनको जो नवीन कलेक्टर दर है उसको वेतन दिया जाएगा। विगत 2 माह का वेतन उनका लंबित था, जो कि पूर्व में हड़ताल शुरू होने से पहले ही उनके खातों में डाल दिया गया था। उनकी जानकारी चूँकि नहीं थी, अभी उनको वेतन भी प्राप्त हो गया है। उनका कुछ समस्याएँ काम को लेकर उन्हें कन्फ्यूजन ये भी था कि EPF की जो राशि है वो शायद उन्हें खाते में डाली जा रही है, तो उनके सामने उनको बता दिया गया है और दस्तावेज उनको दिखा दिए गए हैं कि EPF की राशि जो जितना उनसे ली जाती है उतना शासन की तरफ से भी राशि उनके EPF खातों में जमा की जा रही है। कुछ समस्या उनके समय को लेकर की थी कि जो समय परिवर्तित किया था तो उसको पुनः है जो उनकी मांग के अनुसार उस समय को कर दिया गया है, जिससे कि वे आराम से अपना कार्य कर सकें। यही मांगे थी, उनकी इन्हीं मांगों को लेकर लोगों की हड़ताल थी और अब इन लोगों ने निर्णय लिया है, कल वापस आ गए। कल से साफ सफाई की व्यवस्था पुनः सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। बीते कई माह से मध्य प्रदेश में सत्ता को लेकर चली आ रही जंग का 10 नवंबर को पटाक्षेप हो गया। अंततः प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनावों में भाजपा ने बाजी जीत ली, जबकि अन्य राज्यों के चुनावों में भी भाजपा को मिले अच्छे परिणामों के चलते भाजपाइयों में हर्ष देखा गया। 10 नवंबर को बालाघाट नगर मुख्यालय में भी दीपावली के पूर्व ही आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया गया। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम भाजपा के पक्ष में आने के बाद अंबेडकर चौक के समीप स्थित भाजपा कार्यालय में शाम करीब 4 बजे के बाद एकत्रित हुए भाजपाइयों ने पटाखे फोड़कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपाई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर बालाघाट विधायक और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 15 साल के कार्यकाल में किए गए विकास और जनता के विश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने 15 माह के कार्यकाल में भाजपा की जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर बंटाधार किया और मुख्यमंत्री ने 6 माह में कोरोना संकट काल होने के बाद भी सभी बंद योजनाओं को शुरू कर योजनाओं का लाभ जनता को दिलाया है, उसी का परिणाम है कि भाजपा 28 सीटों में से 7 सीटों में जीत हासिल कर चुकी है और 14 सीटों में आगे चल रही है। उन्होंने कहा कि मतगणना पूर्ण होते देख 1-2 सीट को छोड़कर सभी सीटों पर भाजपा अपनी जीत का परचम लहराएगी। अब प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा, जनता के रुके हुए कार्य पूरे होंगे। मध्य प्रदेश में संपन्न 28 विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है और अभी जीत का क्रम जारी है। 7 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी विजय घोषित हो चुकी है और लगभग 14 विधानसभा क्षेत्रों में हम आगे चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि अंतिम काउंटिंग होते तक बमुश्किल 2-3 सीटों को छोड़ करके बाकी सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा
और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के पूरे नेता माननीय नरेंद्र जी तोमर, ज्योतिरादित्य जी और कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और बहन सुश्री उमा भारती जी सहित सारा नेतृत्व लगा। पूरे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी है और जो कांग्रेस ने 15 माह में मध्य प्रदेश का बंटाधार किया था उसके खिलाफ जनमत संग्रह हुआ है। और इन 3-4 महीने के कार्यकाल में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरी सारी योजनाओं को प्रारंभ करने का प्रयास किया जिनको कांग्रेस ने बंद किया था। उदाहरण के संबल योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, जो मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की योजना सहित सभी योजनाओं को चालू किया। इसी के साथ साथ किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि 4-4 हज़ार रुपये देने के लिए लगभग 71 लाख परिवारों का चयन हो रहा है। ये हमारे लिए एक तौर से उपलब्धियां हैं और इन सबका जनता ने उसको स्वीकृति दी, उसके ऊपर मुहर लगाई और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण मेजॉरिटी के साथ में अब हम सरकार में आए। मध्य प्रदेश का चौमुखी विकास होगा और जन कल्याण के काम होंगे और जनता के जो कुछ विकास के काम रुके उनको भी पूरा करने का प्रयास होगा। इस अवसर पर राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि कांग्रेस ने 15 माह के कार्यकाल में जिस तरीके से किसान, गरीब, मजदूर का दुरुपयोग किया और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का धोखा दिया, उसी के विरोध में कांग्रेस के विधायक भाजपा के समर्थन में आए और 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम जनता के बीच 15 सालों में किए गए विकास कार्य और 6 माह में कोविड काल के दौरान किए गए कार्यों को लेकर पहुंचे, जिसका ही परिणाम ये रहा कि जनता ने हम पर फिर से विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि अब हम और ताकत से जनता के विकास के लिए कार्य करेंगे। जनता की जवाबदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन किया जाएगा। इन 15 महीनों में जो कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार ने इन 15 महीनों में जिस प्रकार से किसान का, गरीब का, मजदूर का जिस प्रकार से उन्होंने दुरुपयोग किया, युवाओं को उन्होंने कहा था कि हम 4,000 रुपये देंगे, धोखा किया युवाओं के साथ में। इस बात को लेकर जब कांग्रेस के हमारे विधायक जब उनका काम नहीं हो पाया तो कांग्रेस के जो विधायक थे अपने क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में आकर उन्होंने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना सहयोग दिया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार रही, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद 6 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। इन सारी बातों को लेकर जब 28 विधानसभा में चुनाव हुआ, इन सारी बातों को लेकर हम जनता के बीच में गए और हमने सिर्फ विकास की बात को लेकर कहा कि हमने 15 साल ये काम किया था, 15 महीने इन्होंने ये काम किया नहीं किया, ये आपको देखना है। लेकिन इस कोविड के समय 6 महीने जब आपने फिर अवसर हमें दिया, हम इस 6 महीने में कोविड के समय सारी चिंता करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने इन 6 महीनों में जनहित का काम किया। सारी योजना कांग्रेस की सरकार ने इन 15 महीनों में जो बंद कर दी थी वो सारी योजना को फिर से आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रारंभ किया, जिसके कारण आज फिर जनता ने विश्वास जताया है और आप सबके सामने आज परिणाम हमारा 20+20+ जो हमारा संकल्प था उस 20+ में जनता का सहयोग मिला है। मैं आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी और उनकी पूरी टीम जिस प्रकार से संगठनात्मक रूप से और हमारे सारे जनप्रतिनिधि, अनेक हमारे विधायक, अनेक हमारे मंत्री, अनेक हमारे सांसद, सब लोगों ने जाकर सबका साथ सबका विकास के भाव को लेकर काम किया और इसका परिणाम आज जनता ने हमारे को जनादेश के रूप में दिया है। और ताकत से हम प्रदेश के विकास के लिए और ताकत से हम जनता के विकास के लिए काम करेंगे। जवाबदारी हमको पूर्ण रूप से जनता ने दिया है, निश्चित रूप से हम और अच्छा काम करेंगे। इस दौरान जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, अभय कोचर, भारती पारधी, अजय सोनी, सिद्धार्थ शेंडे, राकेश सेवईवार, गजेंद्र भारद्वाज सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया 5 नवंबर से दोबारा प्रारंभ हुई है। 10 नवंबर तक जारी रहने वाली दाखिले की प्रक्रिया के दौरान अग्रणी महाविद्यालय पीजी कॉलेज में छात्रों की भारी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन इस दौरान महाविद्यालय प्रवेश न मिलने से नाराज छात्रों में कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नाराजगी भी देखी जा रही है।
10 नवंबर को एडमिशन की अंतिम तिथि होने के चलते एडमिशन न मिलने से नाराज विद्यार्थियों ने नगर में रैली निकालकर कलेक्टर दीपक आर्य के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि महाविद्यालय में मेरिट के आधार पर सूची तैयार की जा रही है। जिस छात्र का प्रतिशत अधिक है उन्हें पहले मौका मिलेगा, जबकि कम प्रतिशत वाले छात्रों को रिक्त सीटों में स्थान दिया जाएगा। देखा जाए तो प्रतिवर्ष छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रवेश प्रक्रिया के पहले ही दिन 800 से अधिक विद्यार्थियों के फॉर्म आना इसका प्रमाण है। अपने पसंद का कॉलेज तय करने में छात्र दिलचस्पी लेते हैं। ऐसे में प्रवेश प्रक्रिया के लिए पीजी कॉलेज उपयुक्त समझा जाता है। यही वजह है कि यहाँ इतनी संख्या में छात्र पहुँचते हैं। महाविद्यालय में प्रवेश न मिलने से नाराज बीएससी उत्तीर्ण, बीए उत्तीर्ण सहित अन्य विषयों के छात्र छात्राओं ने मंगलवार को महाविद्यालय में सीटें बढ़ाए जाने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने भूतपूर्व विद्यार्थियों को सीट आवंटित कर उनको एडमिशन न देने और बाहर से आए विद्यार्थियों को प्रवेश देकर सभी नियमित छात्र छात्राओं को एडमिशन से वंचित करने का आरोप लगाया। इस दौरान प्रवेश से वंचित छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सीट बढ़ाए जाने की मांग की, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन से कोई सटीक जवाब न मिलने के चलते छात्र छात्राओं ने नगर में रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। यह रैली नगर के पीजी महाविद्यालय से निकाली गई, जो कि जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचनी थी, लेकिन इसी बीच विद्यार्थियों को जानकारी लगी कि कलेक्टर सर्किट हाउस में है, तो विद्यार्थी सर्किट हाउस पहुंच गए, जहां उन्होंने मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए महाविद्यालय में सीटों को बढ़ाए जाने की मांग की। वहीं सीटें न बढ़ाए जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। बाइट। मैं पीजी कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र हूँ। ऐसे आज देखा जा रहा है कि 10 तारीख है, दिनांक 10 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि सीट में वृद्धि होगी, लेकिन इतने सारे बच्चे जो बचे हुए हैं अभी तक ना सीट का आश्वासन मिला ना कुछ चीज़ मिला। तो सभी बच्चे लोग अपने एडमिशन के लिए भटक रहे हैं, दर दर घूम रहे हैं। बेचारे लोग का भविष्य एकदम अंधकार में आ चुका है। तो हम लोग समस्त युवा शक्ति, युवा छात्र शक्ति, हम लोग निवेदन करें सभी से कि कम से कम हर विभागों में, हर संकायों में सीट बढ़ाया जाए, ताकि ऐसे समस्त बच्चे जो है जिनका एडमिशन हो जाए। तो आज लास्ट डेट है, आज लास्ट डेट निकल जाएगी, तो आगे क्या करेंगे आप लोग? और बाद में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड पर चक्का जाम करने से एक बड़ा सा भीषण आंदोलन करने की हम लोग छात्र कोशिश करेंगे। सर, समस्या एडमिशन से रिलेटेड चल रही है कॉलेज में। ऐसा यहाँ पे हर बच्चों के नाम आ रहे हैं, हर दिन लिस्ट आ रही। जैसे एडमिशन स्टार्ट हुआ है उस दिन से हर दिन लिस्ट आ रही शाम को। अब जहाँ तक बात है कि बच्चों के परसेंट ठीक है, जितने लोग के आने हैं आ चुके, बाकी हम लोग क्या करें? हम लोग का ईयर बैक हो रहा है ना, हम लोग अपना साल बर्बाद तो नहीं कर सकते इस चक्कर में। तो हम लोग बस ये चाहते हैं कि हमारा एडमिशन हो जाए। काय में एडमिशन कराने के लिए बच्चे पूरे हैं, बीएससी, एमएससी, बीए, एमए, सारे स्टूडेंट्स, सारे संकाय से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं यहाँ। कॉलेज प्रबंधन क्या बोलता है? कॉलेज प्रबंधन से बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि आज डेट खत्म है, लिस्ट मतलब यहाँ पे हमारे पास सीट पर्याप्त नहीं है बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग कलेक्टर। सीट कम, बच्चे ज़्यादा हैं, ये हो रहा है, तो आप लोग सीट बढ़ाने की मांग? हाँ सर, सीट बढ़ाने की मांग। अब आज तो लास्ट डेट है, अब आज तो निकल जाएगी। वही कोशिश करने जा रही है कि आज अगर कुछ हो सकता है तो हम लोग प्रयास करें अपना। अगर आज भी कुछ नहीं होता है तो फिर अगला कदम क्या होगा? कोशिश करेंगे कि आज प्रयास, हमारा प्रयास यही होगा कि एडमिशन हो जाए। ठीक। किसानों को विभिन्न योजनाओं में ऋण देने के लिए मंगलवार को स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण में सेंट्रल बैंक द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में बैंक से सालों से जुड़े किसानों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसानों को विभिन्न योजनाओं में ऋण देने के लिए 2 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक किसान पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक मेहर कुमार पाणिग्रही ने बताया कि आयोजित शिविर में किसानों को बैंक द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई है। कृषि रोजगार के क्षेत्र में एक उपयोगी संसाधन है। इसे हाईटेक संसाधनों और जैविक खेती के माध्यम से रोजगार के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आयोजित शिविर में 20 से अधिक किसानों को विभिन्न योजनाओं में ऋण स्वीकृति का लाभ दिया गया। जिले में ऐसे बहुत से स्थान है जहाँ जंगली जानवरों के कारण फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे क्षेत्रों के किसानों के लिए भी ऋण योजना का प्रावधान है, जिसमें वे ऋण लेकर खेती के आसपास फेंसिंग लगाकर फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक की तरफ से 2 नवंबर से 12 नवंबर तक किसान पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य बैंक से जुड़े हुए जो भी पुराने किसान हैं, पहले तो उनके इतने साल से जुड़े रहने के नाते जो उनका हमारे बैंक से पुराना संबंध है, इसको रिकॉग्नाइज करना है, ये सब प्रथम कर्तव्य है। दूसरा है बैंक से जुड़े हुए किसान मूलतः सीके से ही जुड़े हुए हैं, उनको
उनको इस चीज़ के बारे में जागरूक कराना कि आपका काम सिर्फ या आपको सिर्फ किसी की ही एकमात्र सुविधा नहीं है जो मिलने वाली है, इसे छोड़कर और भी सुविधाएं हैं जो भी आपके लिए बनी हैं और आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरा है पुराने किसान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका रिकग्नाइज करके हम नए किसानों को भी अपने फोल्ड में लेना चाहते हैं और हम एक मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को कि एग्रीकल्चर भी एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है और जिस आज जो हर युवा वर्ग सिर्फ खेती और खेती छोड़कर व्यवसाय और नौकरी की दिशा में जा रहा है, उसे छोड़कर खेती को भी एक इम्पॉर्टेंट आय का स्रोत के रूप में वो समझे। मुख्य प्रबंधक बालाघाट आलोक कुमार, क्षेत्रीय कार्यालय प्रतिनिधि छिंदवाड़ा प्रकाश भंडारी ने बताया कि हमारे बैंक की अधिकांश शाखाएं अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इसलिए किसानों को उनसे संबंधित विविध ऋण योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किए जाने के लिए इससे संबंधित शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे शिविरों का मुख्य उद्देश्य किसानों को बैंक की विविध ऋण योजनाओं का लाभ देने का है, जिसे वे आसान और सरल शर्तों पर ले सकते हैं। इस दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित समूह द्वारा बनाए गए उत्पादित सामग्रियों की भी प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं कार्यक्रम में जैविक किसान जियालाल राहंगडाले, नाबार्ड, DDMR सेटे, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक ओम प्रकाश बेदुआ, कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर RL राउत, सेंट्रल बैंक की समस्त शाखाओं के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। आइए अपने किचन को आकर्षक एवं सुंदर बनाएं गृह शोभा स्टील पैलेस के साथ, क्योंकि घर बनता है किचन से। स्टील, एल्युमिनियम, कांसे, तांबे के बर्तन एवं भगवानों की मूर्तियां मिलने का एकमात्र स्थान हॉकिंस प्रेशर कुकर पर विशेष छूट। पुराना गैस चूल्हा, मिक्सी, कुकर लाइए, नया ले जाइए। गृह शोभा स्टील पैलेस, हनुमान चौक, बालाघाट। द रेमंड शॉप, रेमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, जहां आपके लिए है न्यू वैरायटी ऑफ कुर्ता पैजामा फॉर फेस्टिवल सीजन। नवरात्रि और दिवाली के लिए आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स। सभी रेंज के रेडीमेड्स, एसेसरीज और मेंस वेयर उपलब्ध हैं। आज ही विजिट करें द रेमंड शॉप। शर्ट्स, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ। रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 9176229217। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार की सुबह कॉलेज चौक के पास स्थित एक मेडिकल दुकान में अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर के घुसने से दुकान संचालक रोहिंदर शरणागत के पैर में मामूली चोटें आई और दुकान के सामने खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे कुंभली निवासी कैलाश शौर्य को चेहरे में मामूली चोट व शरीर में अंदरूनी चोटें आई है, जिसे शासकीय चिकित्सालय में डॉक्टर कमलेश झोड़े द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय बालाघाट उपचार के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार दुर्घटना कारित करने वाला ट्रैक्टर दीनदयाल चौक की तरफ मिट्टी खाली करने के बाद बहुत तेज रफ्तार से ग्राम कोस्ते की ओर जा रहा था। तभी चालक का अचानक ट्रैक्टर पर से नियंत्रण हट गया और वो मेडिकल दुकान में जा घुसा। मेडिकल दुकान में घुसने के पूर्व बस का इंतजार कर रहे कुंभली निवासी कैलाश चौरे को ट्रैक्टर ने अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे कैलाश के चेहरे और शरीर के अंदरूनी हिस्सों में चोटें आई हैं। इस हादसे में मेडिकल दुकान संचालक रोहिंद्र शरणागत के पैर में मामूली चोटें आने के साथ ही दुकान में रखा लैपटॉप, टेबल और अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे दुकान संचालक को 1 लाख रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। इस पूरे हादसे की रिकॉर्डिंग मेडिकल दुकान में लगे हुए CCTV कैमरे में भी दर्ज हो गई है।
देखा जाए तो यदि घटना के समय ट्रैक्टर दुकान में पलट जाता तो हादसा बहुत भयानक हो जाता और दबने से किसी की मौत भी हो सकती थी। घटना के बाद वहां आने जाने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। इस घटना की सूचना वहां के रहवासियों ने डायल 100 को दी, जिसने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां खड़े लोगों की सहायता से ट्रैक्टर को दुकान से बाहर निकाला और ट्रैक्टर को थाने में लाकर खड़ा कर लिया है और चालक की पतासाजी की जा रही है। ट्रैक्टर उधर से आ रहा था तो सीधा इकट्ठे ट्रैक्टर दुकान के अंदर घुसा दिया उसने। तो सर पैर को लगा है मेरे, और एक कस्टमर भी था उसको भी लगा। उसको 108 से हॉस्पिटल ले गए हैं, बाकी मेरे पैर पे लगा है। कहाँ से कहाँ जा रहा था ट्रैक्टर वाला? सर ये अपना इधर से आ रहा था थाने का, ये इधर अपना कोस्ती तरफ जा रहा था। कितना नुकसान हुआ है आपको? कम से कम 1 लाख रुपए तो हो गया। किसको चोट आई है? सर मेरे को लगा है और एक कस्टमर है उसको लगा है। कितने बजे घटना हुई? सर अभी 10 बजे से। 9 नवंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 26 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 28 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 9 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2188 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2105 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 61 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 नवंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 26 मरीजों में लालबर्रा तहसील के ग्राम भांडा मुर्री का 19 वर्षीय युवक, ग्राम खमरिया की 55 वर्षीय महिला और 2 वर्षीय बालक, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 29 गोंदिया रोड की 13 वर्षीय बालिका, वार्ड नंबर 19 गोंदिया रोड की 24 वर्षीय युवती, पुलिस लाइन का 46 वर्षीय पुरुष और 40 वर्षीय पुरुष, आंवलाझरी का 26 वर्षीय युवक, हट्टा की 60 वर्षीय महिला, 33 वर्षीय महिला, 11 वर्षीय युवती और 9 वर्षीय बालिका, कोसमी की 32 वर्षीय महिला और 2 वर्षीय बालक, भटेरा चौकी का 57 वर्षीय पुरुष, 27 वर्षीय युवती, वार्ड नंबर 22 यूको बैंक के पास 42 वर्षीय महिला, वारासिवनी तहसील के ग्राम झालीवाड़ा का 25 वर्षीय युवक, खैरलांजी तहसील के ग्राम मुरझड़ की 45 वर्षीय महिला, ग्राम जामखारी की 17 वर्षीय युवती, 10 वर्षीय बालक और 45 वर्षीय महिला, डुंडा सिवनी का 52 वर्षीय पुरुष और बिरसा तहसील के ग्राम रेलवाही का 26 वर्षीय युवक और 55 वर्षीय महिला शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई, बालाघाट, बैहर और लांजी में 575 बेड और ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 10 नवंबर को शाम 5 बजे की स्थिति में कोविड केयर सेंटर के 575 में से 42 बेड मरीजों से भरे हैं। ऑक्सीजन युक्त ICU बेड पर 2 मरीज भर्ती हैं। 48 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव 449 मरीजों को आरोग्य का सायम काढ़ा दिया जा रहा है। कोरोना जांच के लिए बालाघाट जिले से 39,681 सैंपल भेजे जा चुके हैं। इनमें से 36,109 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट मुख्यालय में आत्मनिर्भर योजना अंतर्गत बैठक का आयोजन 10 नवंबर को किया गया। इस अवसर पर आलोक कुमार दुबे, उपायुक्त सहकारिता बालाघाट एवं बैंक प्रशासक ने जानकारी देते हुए बताया कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत विपणन, पैक्स और सोसाइटी अंतर्गत योजना तैयार की गई थी, जिसके संबंध में नाबार्ड से पहुंचे प्रतिनिधि GK शेट्टी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया गया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के मुख्य कार्यपालन अधिकारी SK शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भारत सरकार के द्वारा प्रदेशों के लिए और सहकारिता के क्षेत्र में विकास के लिए जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि योजना अंतर्गत सहकारिता विभाग, शीर्ष बैंक और नाबार्ड से जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें बालाघाट जिले की सहकारी समिति, मार्केटिंग और पैक्स भी शामिल हैं। इन सभी समितियों का सर्वे के आधार पर व्यवसाय वृद्धि के लिए जिसमें किसानों और जनता को सुविधा मिले, इस हेतु प्रोजेक्ट के आधार पर इनकी गतिविधि को संचालित करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भारत सरकार के द्वारा सभी प्रदेशों के लिए
और सहकारिता के क्षेत्र में विकास के लिए जो जारी हुआ है उसका जो शासन से, सहकारिता विभाग से, नाबार्ड से और शीर्ष बैंक से जो निर्देश आए हुए हैं उसमें बालाघाट जिले की सहकारी समिति जिसमें मार्केटिंग भी है और पैक्स भी। इस अवसर पर आलोक दुबे उपायुक्त सहकारिता बालाघाट और बैंक प्रशासक SK शुक्ला मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट, GK शेंडे DDM नाबार्ड राजेश नगपुरे, अरुणा मर्सकोले, संदीप सिंह चंदेल, रामूलाल लिल्हारे, सुरेश ठाकरे उपस्थित रहे। नेहरू युवा केंद्र बालाघाट युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में विगत 5 दिवस से चल रहे युवा मंडल विकास कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन खैरलाजी विकासखंड मुख्यालय में किया गया। इस दौरान नेहरू युवा केंद्र बालाघाट की जिला युवा समन्वयक रश्मि शबनम गुप्ता तथा नेहरू युवा केंद्र बालाघाट के लेखाकार CR जंगीला उपस्थित रहे। आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान नेहरू युवा केंद्र की जिला समन्वयक रश्मि शबनम गुप्ता के द्वारा 5 दिवस तक आयोजित युवा मंडल विकास कार्यक्रम और कोविड-19 स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उनके द्वारा ग्रामीण युवा मंडल और महिला मंडल के पदाधिकारियों का आह्वान किया गया कि वे इस कोरोना काल में स्वच्छता कार्यक्रमों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें और युवा मंडलों से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने युवा मंडल की सदस्य संख्या बढ़ाने हेतु अपील करें। वहीं युवा मंडलों को सक्रिय रहने के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करना चाहिए और वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप निरंतर सक्रियता पूर्वक कार्य करें। प्रत्येक युवा मंडल का 3 वर्ष के बाद पदाधिकारियों का चुनाव होना चाहिए और युवा मंडल को किस तरह से सफलतापूर्वक कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान ग्राम में स्वच्छता और जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें ग्राम के गणमान्य नागरिक और अन्य जनों को कोरोना की जानकारी दी गई और सभी को मास्क और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी को कोविड-19 की शपथ भी दिलाई गई। BTV के नन्हे दर्शक प्रदक्ष सुखदेवे का 11 नवंबर को तीसरा जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची सहित BTV परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदक्ष। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नगर पालिका कर्मियों की हड़ताल हुई समाप्त। कलेक्टर के आश्वासन के बाद समाप्त हुई हड़ताल। कलेक्टर आर्य ने की हड़तालियों से समस्याओं पर चर्चा। मौके पर ही नगर पालिका अधिकारियों की लगाई क्लास। कहा सम्मान करो तो मिलेगा सम्मान। भाजपाइयों ने मनाई दीपावली, जीत का मनाया जश्न। प्रदेश के उपचुनावों के परिणामों को लेकर जताया हर्ष। आतिशबाजी और मिठाई खिलाकर मनाया जीत का जश्न। उपचुनावों में भाजपा का लहराया परचम। PG महाविद्यालय में सीटें बढ़ाए जाने की मांग। एडमिशन न मिलने पर विद्यार्थियों ने सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर दीपक आर्य के नाम रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। छात्रों ने कहा नहीं मिला एडमिशन तो करेंगे आंदोलन। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।